करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? सियासतदानों को अलविदाई दिनों में अवामी मसाइल याद आ गए। लापता लोग, शनाख्ती कार्ड्स, गैस कनेक्शंस, हुकूमत को हर तरफ एहतजाज का सामना। पीपल्स पार्टी के 2 शाह एक पेज पर नहीं। मुराद अली शाह को विफाक को गैस बंद करने की धमकी। खुर्शीद शाह इत्तेफाक नहीं करते। अंदरूनी तौर पर गड़बड़ वाज़ेह हो रही है। बच्चों को तालीम का झांसा देकर नाजेबा फिल्म बनाने का स्कैंडल पकड़ा गया। हुकूमत अनजान। नॉर्वे की हुकूमत ने तवज्जो दिलाई, तब कहीं जाकर FIA हरकत में आई। और नेपाल से लापता रिटायर्ड कर्नल हबीब जाहिर की ढूंढ हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान तक जा पहुंची। बरतानवी हुकूमत से मामला उठाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। अवामी नेशनल पार्टी सरापा एहतजाज है। उन्होंने पार्लियामेंट की बिल्डिंग के पास भूख हड़ताली कैंप भी लगाया हुआ है और उनका मौक़िफ़ यह है कि 2002 से अब तक यानी 15 साल के दौरान हुकूमत 3.5 लाख पख्तून ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर चुकी है, जिन्हें अनब्लॉक किया नहीं जा रहा है। ANP की जानिब से ये मामला बार बार उठाया जाता है। पार्लियामेंट में बहस कराई गई, लेकिन कई यकीन दहानियों के बावजूद अब तक हुकूमत ये मसला हल नहीं कर पाई है। अब सूरत हाल यह है कि पीपल्स पार्टी ने आज इन कैंप्स का दौरा किया है और हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर ANP के मुतालबात ना माने गए तो वो भी उनके साथ एहतजाजी कैंप में बैठ जाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह क्या कह रहे थे, पहले ये सुनिए। महाजरीन है, उनके नाम से आप पख्तूनों के जो राइट्स हैं, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन है, जो उनकी पहचान है, आप रोक रहे हैं और एक तरफ मर्दमशुमारी हो रही है और फिर आप चाहते हो कि उनको हम अक़लियत में दिखा दें। हम ये चाहते हैं कि हम बताएं कि जी पख्तून भी अक़लियत में है, सिंधी भी अक़लियत में है, बलोच भी अक़लियत में है, अक्सरियत में है तो सिर्फ एक है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, उनको आपने सुना, उनके ये अल्फाज बहुत सख्त हैं, खतरनाक हैं, जिन पर विफाक को सोचना होगा, क्योंकि अगर सूबों में वाकई ये तासुर पैदा हो रहा है कि किसी एक कौम या जबान बोलने वालों को तरजीह दी जा रही है, अक्सरियत दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो इस सोच के नताइज भयानक हो सकते हैं। ANP के भूख हड़ताली कैंप को 3 रोज गुजर चुके हैं और हुकूमत से आज उनके मुज़ाकरात भी होने थे। इन मुज़ाकरात का क्या हुआ और ANP इस मामले पर किस हद तक जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। हमें पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी कैंप से ज्वाइन कर रहे हैं ANP के रहनुमा शाही सैयद साहब। बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब आपका। पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक करने के मामले पर आज हुकूमत से आप लोगों के मुज़ाकरात होना थे, उन मुज़ाकरात का क्या हुआ, कोई बात बनी? आज कोई बात हुई नहीं है। कल वो आए थे और कल हमने उनको यही इशू बताया था कि हमारी नेशनल असम्बली में एक स्पेशल कमेटी इसके ऊपर बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट भी आई हुई है। मुत्तफ़िक़ तौर पे उसका तरीक़ाकार तय हुआ था कौमी असम्बली में, वो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उसी वजह से हमने उनको बताया कि आप जाके इसका नोटिफिकेशन जारी करें। जो बातें आपने खुद मानी है स्टैंडिंग कमेटी में, उन्होंने बोला कि हम इसमें 1 दिन लगेगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा। हम टाइम आपको देते हैं, हम इधर बैठे हुए उस वक्त तक बैठे जब तक आप इसका नोटिफिकेशन न निकाले या कोई लाहमल पे करे या कोई पक्का कमिटमेंट करे कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में हम ये मसला हल करेंगे। लेकिन वजह ना मालूम, हुकूमत का आज दिन अभी तक जवाब नहीं आया। बहरहाल वो अपनी कोशिश करेंगे। हम बैठे उस वक्त तक जब तक। शाही सैयद साहब, बुनियादी तौर पर ये मसला है क्या, वजह क्या है? पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड्स अगर ब्लॉक किए गए हैं तो इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, कोई रीजन होगी, क्योंकि ये काम सिर्फ नवाज लीग के दौर में नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ का दौर अगर देखें तो उसमें भी ये होता रहा है जिस वक्त आप लोग खुद हुकूमत में थे। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये वो वजह है कि ये जो अफगान वार शुरू हुआ था उसमें लोगों ने कहा कि जिहाद है, हमारे पार्टी ने कहा कि ये जिहाद नहीं फसाद है। उस फसाद में हमारे लोग मरे भी, हमारे फौजी जनरल भी शहीद हुए, हर ज़िले में फौजी की लाश भी गई, बेगुनाह लोग मरे, हमारी ANP 800,000 लोग भी शहीद इन बातों से हो गए। आज उसकी सज़ा हमें ये मिल रही है कि शनाख्ती कार्ड भी उन पख्तूनों का ब्लॉक है जो जंगों में पख्तूनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान में या कश्मीर में इनको जंग के लिए रखा हुआ है, पख्तूनों को इस्तेमाल किया, आज पख्तून होना गुनाह हो गया। 3,75,000 शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं जिनमें ज़्यादातर परसेंटेज पख्तूनों का है। वजह उसको नहीं बताते, सिर्फ ये कि मुझे शक है कि तुम पाकिस्तानी हो, जाओ सबूत ले आओ।
सबूत कैसे ले आओ, स्पेशल ब्रांच से इन्वेस्टिगेशन ले आओ। जब वहाँ से ले आते फिर वो बोलते हैं हमें मिला नहीं है, ये सही नहीं है, ये आगे पीछे लिखा हुआ है। कई चीज़ें ऐसी कि क्लियरेंस है और वो पाकिस्तानी, ओरिजिनल पाकिस्तानी है। ये हम नहीं कहते, हरगिज़ नहीं कहते कि किसी अफगानी को या किसी गैर मुल्की को आप शनाख्त कार्ड जारी करे। हम चाहते हैं कि करे वेरिफिकेशन पाकिस्तानी को, लेकिन पाकिस्तानी को शनाख्त कार्ड ब्लॉक करना, और ब्लॉक करना 2 मिनट में 2 लाख ब्लॉक हो जाते हैं। खोलने में एक शनाख्त कार्ड के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। लोगों को एजुकेशन तबाह हो रही है, लोगों को बैंक ट्रांजैक्शन नहीं होते, लोग उम्रे हज पे नहीं जा सकते, लोग बाहर ट्रेवल नहीं करता। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे कौम के लिए, और हमारे कौम की तजलील हो रही है कि सिर्फ पख्तून होना इस बात की गवाह है कि पख्तून हो गया तो वो मशकूक हो गया। हमें तो इस पर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये तो शर्म की बात है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? शाही सैयद साहब, आपकी पार्टी के रहनुमा इलियास बलोच साहब का इल्जाम है कि 2002 से पख्तूनों की शनाख्ती करने का सिलसिला जारी है। 15 साल में 3.5 लाख शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं। तो ये मसला आप लोग आज क्यों उठा रहे हैं? ये वक्त क्यों चुना गया है? 15 साल से गुजर गए, आपको इतना लेट क्यों ख्याल आया इसका? ये गलत है। ये अभी पिछले दिनों से शुरू है, इसमें इतने 15 साल या 10 साल नहीं हुए। लेकिन जो मशकूक हो उस पर नहीं। अभी तो हर पख्तून को वो मशकूक कर लेते हैं कि मशकूक है, जाके इंक्वायरी करके ले। तो मैं ही समझता हूँ कि ये 2002 से नहीं, उसके बाद होगा तो बहुत कम था। लेकिन अभी इसने उरूज पे किया और लाखों में हो गए। 3,75,000 शनाख्त कार्ड ब्लॉक है, ज़्यादातर पख्तूनों का है, और वजह ना मालूम है। अगर हमें वजह पता चल जाए तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बदकिस्मत ये कि एक बंदा अगर इलीगल मकान में भी रहता है तो उनको नोटिस दिया जाता है कि आपका मकान इलीगल है और आप 15 दिन में खाली करो, नहीं तो फिर हम आपको डिमोलिश करेंगे। यहाँ पे किसी की तुम नेशनलिटी लेते हो, उनकी मलकियत छीन लेते हो, लेकिन उसको बता देने हो कि उनकी गलती क्या है, कसूर क्या है, वो तो बता देने कि उसकी वजह क्या है। ठीक है, ये बताएं कि अब अगर मुतालबात नहीं मानती है, यकीन दहानियों से ही काम चलाने की कोशिश करती है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आपकी अगली हिकमत अमली क्या होगी? यहाँ बैठे रहेंगे या कुछ और भी करेंगे? हमारे ये जो है जुमे तक तो ये एहतजाज इसी तरीके से सुबह 11 से लेकर शाम मगरिब तक जारी होगा। उसके बाद मरकज़ी कायदीन जो फैसला करेंगे, मंडे के बाद फिर जैसे इजलास होगा हम फिर आगे दर हम उसको प्रेमिस में सुबह में बढ़ा दें। सुबह के बाद फिर हम जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत की आंखें नहीं खुलेगी। और ये मसला पख्तूनों को हल नहीं करेगा। ये मेरे बेटे के नहीं मसला शनाख्त कार्ड का, ना मेरे बजोल, ये मेरे कौम का मसला है, और कौम के मसले के लिए हम इसको हल करवा के देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाही सैयद साहब ANP के रहनुमा हमारे साथ थे और कह रहे थे कि जुमे तक ये एहतजाज जारी रहेगा, जिसके बाद इस एहतजाज का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाएगा, सूबों तक फैलाया जाएगा। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद तर्जुमान वजीर आजम हाउस मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ होंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि ANP और पीपल्स पार्टी दोनों ही सरापा एहतजाज है, लेकिन हुकूमत क्यों उन्हें मुतमईन नहीं कर पा रही है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। एहतजाज, धरने और सियासी बयानात। ANP पार्लियामेंट के बाहर धरना दिए बैठी है तो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर सरापा एहतजाज है। मुसलसल अपने लापता लोगों के लिए आवाज उठा रही है और अब उनका ये एहतजाज सिंध असेंबली तक जा पहुंचा है, जहां आज PP के लापता लोगों की बाज़गश्त भी सुनाई दी। तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी से इजहार यकजहती किया, जिसके बाद वजीर आला सिंध गैस के इशू पर विफाक पर बरस पड़े। उन्होंने कराची के लिए कायम नए बिजली घर को गैस सप्लाई से बात का आगाज किया और सुई सदर के दफातर पर कब्जा करके पंजाब की गैस बंद करने की धमकी दे डाली। पहले वजीर आला की ये गुफ्तगू सुनिए। मैं उनको वार्न कर रहा हूं, सुई सदन गैस कंपनी को, मैं फेडरल गवर्नमेंट को वार्न कर रहा हूं, अगर उन्होंने ये इस वीकेंड के दौरान हमारी गैस सप्लाई एग्रीमेंट नहीं की, मैंने एक जमाने में कहा था और मैं उस वक्त मैं मिनिस्टर था, मैं कहूंगा अगर हुआ तो हम गैस लाइंस बंद करेंगे, हम गैस लाइंस बंद करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे हैं, ये पूरी असेंबली कह रही है। वजीर आला सिंध को आपने सुना। इस ऐलान के कुछ देर के बाद ही जब ये बात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह तक पहुंची तो उन्होंने इसकी फौरी तौर पर तरदीद की। वो क्या कह रहे थे ये भी सुनिए। गैस हमारा, गैस सूबों का 9% खैबर पख्तूनख्वा का, 70% उसका पंजाब का, सिंध का, 16-17% बलूचिस्तान का, 1.5% पंजाब का, और खर्चा जो है, जो यूज़ है, वो तकरीबन 60% पंजाब कर रहा है, बाकी 40% में बाकी सूबे हैं। तो ये चीखें पुकारे क्यों नहीं होंगी? मगर इसको रोकने के लिए पीपल्स पार्टी कभी 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 भी ये नहीं करेगी कि हम खुदा न खास्ता पंजाब को से गैस काट दे, नहीं करेंगे। मगर ये जज्बात हैं जो सामने आ रहे हैं।
वजीर आला सिंध और खुर्शीद शाह के जो ये बयानात हैं, इससे वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी खुद भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, उनकी डायरेक्शन गैर वाज़ेह है। सिंध की क़यादत कुछ और विफाक में बैठे हुए लीडर्स कुछ कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर जारी ये कंफ्यूजन अपनी जगह, लेकिन इस सारे मामले में हुकूमत भी बेबसी दिखाई देती है। अब तक वो पीपल्स पार्टी के जो लापता अफराद हैं उसके मामले पर अपोजिशन को मुतमईन नहीं कर सकी और ना ही उन लोगों का पता लगाया जा सका है अभी तक, और ना ही गैस कनेक्शन का जो मामला है उस पर सिंध हुकूमत मानती हुई दिखाई दे रही है। और पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड का मामला भी अपनी जगह है। ANP का भूख हड़ताली कैंप 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से क्या कोई खास तवज्जो दिखाई दे रही है या नहीं, इसकी वजह क्या है? हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, वजीर आजम हाउस के तर्जुमान हैं। उनसे ये जानते हैं कि क्यों हुकूमत अपोजिशन के मामलों पर नजरसानी नहीं कर रही है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। अपोजिशन का ये एहतजाज पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के अंदर है, ANP बाहर है, PP वाले लापता अफराद का मामला 2-3 दिन से ऐवान में उठाए हुए हैं और आज सिंध असेंबली में गैस न देने का शिकवा हुआ है। ANP वालों का अलग मसला है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं, लेकिन हुकूमत ना पीपल्स पार्टी को मुतमईन कर पा रही है, ना ही ANP का मसला हल कर रहे हैं। कोई तो रास्ता निकाला जा सकता है? जी हाँ, देखिए आपने इतने ज़्यादा सवालात पूछ लिए हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं इसका सिलसिला कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे मुल्क की शायद सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुकी है। अगर किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ये कहें कि मैं किसी और सूबे की गैस या पानी या बिजली या कोई ऐसी चीज़ बंद कर दूंगा, तो ये तो उनके जहन में रहना चाहिए कि वो अपने मुल्क के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। ईरान या भारत की बिजली तो बंद करने नहीं लगे या गैस बंद करने नहीं लगे। तो मेरे ख्याल में खुर्शीद शाह साहब का जो बयान है उसमें मतानत है और उन्होंने ये कहा है कि हमें कुछ चीज़ों पे एतराज़ है, हम उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि हम किसी सूबे की बिजली या पानी बंद कर देंगे, क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं है। इससे सुबाइयत बढ़ती है और हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन है। 2 सियासी जमातें बैठ के बात करती हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। शाम के टेलीविज़न के अंदर अगर किसी पानी या बिजली या गैस के मामले पे बात करें तो ऑलरेडी हमारी अपनी सियासी टेंशन इतनी ज़्यादा हैं कि हमें इस तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मलिक साहब, 2 चीज़ें मैं आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया ना, मेरे जो सवालात थे, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा सवालात हैं, आपको समझ नहीं आया कि आप कहाँ से उसका आगाज़ करें। असल में ये सवालात नहीं है, ये वो मसाइल हैं जिनका आपकी हुकूमत सामना कर रही है। किस तरह से मेरा वो जो सवाल था वो अपनी जगह रह गया कि किस तरह मुतमईन करेंगे इन सब लोगों को? जी बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूं। तो क्योंकि आपने स्पेसिफिक्स के अंदर गुफ्तगू फरमाई है तो मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफिक्स में आपका जवाब दूं। बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो लोग गुमशुदा हैं वो सारे के सब लोग जो हैं वो सिंध से गुमशुदा हुए हैं और सिंध के अंदर इस वक्त हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है और पीपल्स पार्टी जो है तमाम वफाकी इदारे जो हैं वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। एपेक्स कमेटी के अंदर कोई भी वफाकी इदारा ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंटली काम करे सिंध के अंदर। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी हुकूमत को पता नहीं चल रहा कि हमारी हुकूमत में ये 3 लोग कहाँ चले गए हैं, तो इस सवाल का जवाब जितना हमें देना है, क्योंकि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उतना जवाब पीपल्स पार्टी या सिंध की हुकूमत को भी देना है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद कानून नाफिज करना, कानून की इजारादारी कायम करना तो सूबों के पास जा चुका है। और क्योंकि 1-2 मरतबा मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम्स में ये बात सुनी कि वफाकी इदारे उसको लेकर जा रहे हैं, तो भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा और आपके तवस्सुत से पूरे अवाम को कहूँगा कि वफाकी इदारे जो हैं वो एपेक्स कमेटी के अंडर काम करते हैं। ये वफाकी इदारों को जो तलब किया गया है ये सिंध की हुकूमत ने किया है और सिंध उसको लीड कर रहा है। तो सिंध क्या कह रहा है कि हमसे लीड नहीं हो रहा, तो ये सवाल उनको जवाब देना है। लेकिन अगर कोई ऐसी शवाहिद मिले कि कोई भी इदारा या कोई भी ऐसी एजेंसी ने किसी शख्स को उठाया है तो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे, लेकिन इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया, कोई शहादत नहीं है, मां सिवाय इल्ज़ाम के कोई बात ऐसी नहीं सामने आई जिसमें हम किसी मस्बत तरीके से इसका जवाब दे सकें। ठीक है, आपने दूसरी बात रही ये आप जी कहिए आप। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने बड़ा तफसीलन इसका जवाब दिया है, बहुत वैलिड पॉइंट्स भी आपने रेज किए हैं। अब दूसरे मामले की तरफ अगर हम आ जाएं, खुर्शीद शाह साहब का जो आज का बयान है कि उन्होंने ANP के कैंप में बैठकर दिया, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने कि हुकूमत पर पख्तूनों को अकलियत दिखाने की जो कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है। अगर वाकई सूबों के अंदर ये तासुर पैदा हो रहा है तो उसके तो बड़े खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। इस मामले पर हुकूमत कुछ कर रही है?
जी देखिए, इस मामले पे तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस वक्त देख लीजिए पूरा जो ये अपनाया गया है सेंसस करने के लिए, उसमें ना सिर्फ लोकल इदारे यानी तमाम लोग जो गली गली जा रहे हैं वो वफाकी यानी तरीक़ाकार तो वफाकी है और इदारा भी वफाकी है जो सेंसस करता है, मगर लोग तो सारे उसी सूबे के हैं, उसी इलाके के हैं। किसी स्कूल का टीचर है, किसी महल्ले का टीचर है, कोई अस्पताल में काम करता है या BHU में काम करता है। तो ये तमाम लोग जो गली गली महल्ले जा रहे हैं, ये हर घर की निशानदही कर रहे हैं और उस घर में से कवायफ इकट्ठे कर रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ एक आर्मी के जवान जो हैं वो, ताकि क्रेडिबिलिटी भी हो और उनकी हिफाजत भी हो सके। तो अब अगर क्रेडिबिलिटी के लिए आर्मी मौजूद है, हिफाजत के लिए आर्मी मौजूद है, काम करने के लिए तमाम लोकल लोग गली महल्ले में जा रहे हैं, इस्लामाबाद से नहीं आए हैं और सिर्फ डेटा इकट्ठा करके इस्लामाबाद लाया जा रहा है, तो बताइए कि इसमें क्या धांधली हो रही है। अब आप देखिए कि आप पाकिस्तान की एक अजीब सूरत हाल है कि पूरी दुनिया के अंदर ये सेंसस हर 10 साल होता है। हमारे यहाँ जब सेंसस करने की कोशिश करो, हमें एक दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा शुबा है कि बलूचिस्तान के अंदर आप जाएं तो वो कहते हैं कि पठानों की ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ना कीजिए। खैबर पख्तूनख्वा में जाएं तो वो कहते हैं अफगानों की ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ना कीजिए। कराची के अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग जो उर्दू ज़बान नहीं बोलते उनकी मेजॉरिटी दिखाई जाएगी, तो ये मत कीजिए। अगर पठानों के पास जाते हैं और कुछ जो चार करीब वो जो ID कार्ड्स हैं जो कि गलत बने हुए थे, वो सिर्फ पासपोर्ट और ID कार्ड जो कैंसिल हुए हैं। शनाख्ती कार्ड की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख शनाख्ती कार्ड हैं जो ब्लॉक्ड हैं। देखें, कुछ चीजें जो हैं, कुछ पासपोर्ट जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं कैंसिल हुए हैं जो गलत थे, और कुछ ID कार्ड जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। अब जो ID कार्ड सस्पेंड हुए हैं उनके कवायफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये नहीं हो रहा कि अगर किसी जगह के ऊपर ID कार्ड जो है वो सस्पेंडेड है तो कवायफ नहीं इकट्ठे हो रहे, कवायफ इकट्ठे हो रहे हैं। सेंसस के अंदर वो तमाम डेटा आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो तमाम सस्पेंडेड हैं, क्योंकि वो सस्पिशियस पिछले 10-15 साल के अंदर बने हुए हैं ID कार्ड, तो उनको बाकायदा उनको देखा जाएगा। वजारत इंटीरियर की जो है वो उसको देखेगी, वजारत दाखिला उनकी जांच पड़ताल करेगी, और अगर वो सही होंगे तो वो जरूर उसके सेंसस के अंदर आएंगे, लेकिन अगर वो गलत होंगे तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन तो हुई होगी लेकिन वो सेंसस में नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या बुरा है? तो मुसद्दिक मलिक साहब, इसमें तो वक्त भी लगेगा, जाहिर है ये पूरा प्रोसेस है, तरीकाकार है, उसको फॉलो करना होगा। अब ANP और पीपल्स पार्टी ने आज 7 पर सड़कों पर आने का मशवरा भी दे दिया है। अगर ऑपोजिशन मुत्तहिद होकर सड़कों पर निकलती है तो हुकूमत को जाहिर है टफ टाइम तो मिलेगा। इदराक है इस बात का आप लोगों को? जी बिल्कुल, आपकी बात बजा है, लेकिन इसका अगर मैं आप ही को सवाल लौटा दूं और ये कहूं कि क्या फिर हम सेंसस ना करें? आप समझती हैं कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमने तखमीना करना है कि हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं, हमारे बूढ़ों की क्या ज़रूरियात हैं, किन नंबर्स के अंदर हैं, तो इस वजह से कि लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए परेशान हैं, इस वजह से हम ये तखमीना ना, आखिर कोई तो इसका तरीकाकार है ना जिसमें तदब्बुर होगा। इससे तो किसी तौर पर इनकार ही नहीं किया जा सकता, सेंसस फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है कि सेंसस भी हो और ये जो ऑपोजिशन है इसको भी मुतमईन कर लिया जाए, इस किस्म की परेशानी ना हो कि हुकूमत का ध्यान जो है वो इस किस्म के मसाइल में, धरनों में और एहतजाज में बटे? देखिए, मैंने तो आपको पहले भी कहा है और मैं दोबारा कह देता हूं। चलिए, आपने तो एक सूबे की बात की, आपको ये मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाज उठाई जा रही है कि अफगानियों के बहुत से कार्ड हैं, अब वहां पे क्या किया जाए? आपको ये भी मालूम है कि बलूचिस्तान में आवाज उठाई जा रही है कि बलोचों की कम तादाद दिखाई जाएगी, तो वहां पे क्या करें? आपको ये भी मालूम है, जैसा मैंने पहले कहा, कि कराची के अंदर भी एक धींगा मस्ती चल रही है। से आपको अच्छी तरह इदराक है इसके बारे में, लेकिन मसला वही है कि इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है फिर? जी हाँ, देखिए जो तरीकाकार है वो ये था कि ये जो मीटिंग हुई, CCI की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम सूबों ने कहा कि हाँ हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, उसमें तमाम सूबों ने साइन ऑफ किया। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा रही जिस पे पहले सूबे जो हैं उन्होंने इकरार नहीं किया कि हाँ ये तरीकाकार ठीक है, हमें अपना सेंसस करना है और हम उसके लिए तैयार।
जब एक तरीकाकार तय हो गया, तमाम उसमें वज़राए आला जो थे हर सूबे के वो बैठे, उन्होंने साइन ऑफ किया, तो अब जब गिनती शुरू हो गई है और कवायफ इकट्ठे कर रहे हैं तो ये आवाज़ क्यों उठाई गई है? भाई उसी वक्त उठा लेते। लेकिन अभी भी अगर कोई मसला है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कवायफ तो इकट्ठे हो रहे हैं, तो सवाल तो आप सिर्फ ये उठा रही हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सस्पेंडेड कार्ड जो हैं वो सेंसस में नहीं आएंगे। तो जो लोग पाकिस्तान के नहीं हैं शहरी, जिन्होंने पिछले कुछ दिहाइयों में जालसाजी के जरिए पाकिस्तानी कार्ड बनाए हैं, क्या आप वाकई ये समझती हैं कि उनका इंदराज होना चाहिए? नहीं, मैं नहीं या समझती कोई भी ऐसा, सियासी लीडर क्या ये चाहता है कि जो लोग पाकिस्तानी नहीं है उनका इंदराज किया जाए? लेकिन जो ANP के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जाहिर है वो दूर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक अपने उनके जो मामलात हैं वो किस हद तक सही है और हुकूमत किस तरह से उनको मुतमईन कर सकेगी। जी, उसके लिए हम हर दम हाजिर हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप प्रोसेस जो उसका सेंसस का है उसे तो डीरेल मत कीजिए ना। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनको तो मलहूज़े खातिर रखें। हमारी आपस की सियासी नोक झोंक के अंदर जो हमारे मुल्क की सलामती के मसाइल हैं, जो हमारी रियासत के मसाइल हैं, उनको तो कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस हमारे साथ थे। और अंदरूनी तौर पर हुकूमत को जो अपोजिशन के रद्द अमल का सामना है उस पर तो हमारी बात हो ही रही है। बैरून महाज भारत के मसाइल जो क्रिएट कर रहा है भारत पिछले 3 दिनों से कुलभूषण के मामले पर चीख रहा है, जिसका पाकिस्तान खारजा सतह पर ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है। और अब नेपाल से लापता रिटायर्ड कर्नल हबीब ज़ाहिर की गुमशुदगी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें दिखाई दे रही है। इस मामले में आज अहम पेशरफ भी हुई है और यह भी पता चला है कि जिस नंबर से कर्नल हबीब से रब्ता किया गया वो बरतानवी नंबर कंप्यूटर जनरेटेड नहीं बल्कि असल है, जिसके बाद अब मामला बरतानवी हुकूमत से उठाया जा सकता है। इसके अलावा शुबा है कि हबीब ज़ाहिर को भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अगवा किया, जिस वेबसाइट से कर्नल रिटायर्ड हबीब को बुलाया गया था वो नंबर भी ट्रेस किया गया है। बिग रॉक कई भारतीय वेबसाइट्स की होस्टिंग कर रही है और इस वेबसाइट पर जाली असामियां 1 साल से मौजूद थीं। रिटायर्ड कर्नल हबीब के अहले खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा के लापता अफराद वर्किंग कमीशन से भी रब्ता कर लिया है। तो ये तमाम तर जो सिचुएशन है, ये जो तफसीलात सामने आई हैं नेपाल से लापता रिटायर्ड कर्नल हबीब ज़ाहिर के हवाले से, वो नई मालूमात हैं और इस पर कहा यह जा रहा है कि इस मामले पर हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर बरतानिया से भी ये मामला उठाया जा सकता है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे क्योंकि हालात वाकई अच्छे नहीं लग रहे। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। वालिदैन अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता ना करें, उनकी देखभाल करें, उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाएं, उनके और अपने दरमियान एक एतमाद की फ़िज़ा पैदा करें ताकि वो हर बात आपको बताएं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे मुल्क में जगह जगह इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो बच्चों को अपनी घिनौनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा हुआ है और कई बार हुआ है। पहले कसूर में हमने ये देखा, फिर सवात से इसी तरह की खबरें आईं और अब सरगोधा से बच्चों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाने और बेचने वाला शख्स पकड़ा गया। इस शख्स का नाम सादत अमीन बताया जाता है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के टेक्सला कैंपस का ग्रेजुएट है। इस शख्स ने सरगोधा में एक कमरा किराए पर लिया जहां वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम पर ये घिनौना काम कर रहा था। 25 ऐसे बच्चे थे जिनको झांसा दिया गया घिनौने काम के लिए इस्तेमाल करने का, खुद इसने एतराफ़ भी किया है। ये शख्स बच्चों को के जो वालिदैन होते हैं उनको 3 से 5 हज़ार रुपये तक अदा करता था ताकि वो अपने बच्चों को उसके पास कंप्यूटर सीखने के लिए भेजें। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर है ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक वो इंकशाफात हैं जो इस खबर के बाद सामने आए हैं। कई पुलिस एहलकार भी इस काम में मुलजिम के साथ मिले हुए थे, उसकी मावनत कर रहे थे और ये मुलजिम शायद कभी भी पकड़ा ना जाता। इत्तेफाक से नॉर्वे से इसका एक साथी पकड़ा गया जिसका नाम जेम्स था। उसकी निशानदही पर नॉर्वे के सफारत खाने ने पाकिस्तान को खत लिखा, तब कहीं जाकर FIA का साइबर क्राइम विंग हरकत में आया है, तहकीकात हुई हैं और इस बदतरीन काम का पर्दाफाश हुआ। यानी एक अरसे से ये काम हो रहा था, नॉर्वे के सफारत खाने की जानिब से इतला दी गई, मुलजिम का एड्रेस बताया गया, तफसीलात फराहम की गई, तब जाकर इस मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। FIA साइबर क्राइम सेल की जिम्मेदारियां क्या हैं और किस तरह से इस घिनौने कारोबार को रोका जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर FIA शाहिद हसन साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। FIA साइबर क्राइम सेल किस तरह से ट्रेस करता है इस तरह की चीज़ों को, और ख़ासतौर पर ये जो स्कैंडल सामने आया है ये इसको किस तरह से पकड़ा गया? देखें, वो
हमें जो कंप्लेंट आई वो सिर्फ इस हद तक थी कि पाकिस्तान से ये जो कंटेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट जिसे कहते हैं, वो सप्लाई हो रहा है। और क्योंकि उन ममालिक में चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट के मुतालिक बड़ी सख्त सजाएं मौजूद हैं, लिहाजा वो ममालिक इस मामले में सेंसिटिव हैं और इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट फौरन करते हैं। पाकिस्तान में जब हमारे पास आई उसको ट्रेस हमने किया है। हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये इस तरह की ये वेब पेजेस हैं और यहाँ से मटेरियल और ऐसे कंटेंट सप्लाई हो रहे हैं यूरोप। तो इस पर हमने फिर अपने जो मेथड हैं उस पर हमने ट्रैक बैक किया और जो हमारे पास कैपेबिलिटी है वो जाहिर है हम उसको रिएक्टिव पुलिसिंग कहते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम सर्कल जो है वो एक मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है। हम साइबर क्राइम की लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी हैं। तो इस यानी दूसरे जिस तरह ममालिक हैं तरक्की याफ्ता भी और कुछ तरक्की पजीर ममालिक भी इंटरनेट कंटेंट को मॉनिटर करते हैं, उसमें इंटेलिजेंस ऑपरेशन के स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे ये नॉर्वे वालों ने किया जी। ऐसे ऑपरेशंस की जरूरत है। उसके लिए हमें हुकूमत की तरफ से जब यानी एक मैकेनिज्म इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट बहुत तेजी से जो इस्तेमाल का जो रुझान है पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये हॉटस्पॉट है, इंटरनेट हॉटस्पॉट है। तो शाहिद हसन साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में जैसे ये बताया कि क्योंकि उन ममालिक में बहुत सख्त सजाएं हैं, वो ममालिक बड़े सेंसिटिव हैं इन मामलात को लेकर, इसलिए वहाँ से हमें ये इतला मिल गई, बहरहाल उसको ट्रेस यहाँ पर किया गया। इस तरह का जो कंटेंट है, साइबर क्राइम विंग इस तरह के कंटेंट को मॉनिटर नहीं कर सकता? जो इंटरनेट मॉनिटरिंग है वो एक अलहदा मैकेनिज्म होता है। उसके लिए अलहदा यानी एजेंसियां दूसरे ममालिक में बनाई जाती हैं और उसके लिए स्पेशल कवानीन और रेगुलेशंस की जरूरत है, अलहदा रिसोर्सेज की जरूरत है जी। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो इंटरनेट फिल्टरिंग है और जो मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लॉ एनफोर्समेंट के मैकेनिज्म में रह के हम काम करते हैं। तो इसमें नो डाउट ये नेक्स्ट स्टेप तो होता है। अभी तो हमारा बहुत पास हुए 6 महीने नहीं हुए, लेकिन इसको अगर हम पिछले वाकयात के साथ मिलाकर देखें, इससे पहले कसूर में भी इसी तरह का वाकया हुआ था, सवात में भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान में इस तरह के काम के नेटवर्क्स तो मौजूद है। इस नेटवर्क के खात्मे के लिए FIA की जानिब से या साइबर क्राइम सेल की जानिब से क्या इकदाम खुद से उठाए जाते हैं? इसमें इस इकदाम तो हम जाहिर है कि उसको जब मैंने आपको बताया है कि हम आमतौर पर जो हमारा पूरा जस्टिस सिस्टम है वो रिएक्टिव बेस्ड है, यानी विक्टिम बेस्ड होता है। तो जब तक हमारे पास आमतौर पर कोई कंप्लेंट ना आए तो उसमें ये जो शाहिद हसन साहब, ये मामला तो ऐसे होते हैं ना, कौन जाकर कंप्लेंट करेगा, यहाँ तक कि वो जो मुतासरा बच्चे हैं उनके वालिदैन को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि के मामला में लोग सामने नहीं आते, लेकिन मुल्जिम तो मौजूद है। शाहिद हसन साहब, मुल्जिम ने तो खुद एतराफ किया है कि उसे पुलिस एहलकारों की भी सरपरस्ती हासिल थी। अगर वो इस बात का एतराफ कर चुका है तो पुलिस एहलकारों को क्यों नहीं अभी तक पकड़ा गया है? सबसे बड़ा मुजरिम तो वही होगा जो उसका साथ दे रहा है, इस घिनौने काम के अंदर उसको शह दी जा रही है, उसका साथ दिया जा रहा है। ये अभी हम इसको देख रहे हैं इस मामले को भी, क्योंकि अभी तो एक जो सिर्फ मुल्जिम का बयान मौजूद है उसके मुतालिक जो एविडेंस आना, कोई सॉलिड एविडेंस आना जरूरी है। और अगर ऐसा कोई शवाहिद आए तो उसके खिलाफ यकीनन कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अभी इस हमारा जो कानून में भी कई हुक्म भी मौजूद हैं और कुछ इसको इम्प्रूव करने की भी जरूरत है और कुछ मैकेनिज्म की भी जरूरत है। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये यानी अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अभी बहुत से काम करने हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग सतह पर हैं, क्योंकि साइबर क्राइम को इन आइसोलेशन कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये ट्रांसनेशनल क्राइम होता है। यानी आप देख, जैसे नॉर्वे में
या यूरोप में और ब्राजील में, और आपके जो विक्टिम हैं वो पूरी दुनिया में फैले हो सकते हैं। या आप अगर टारगेट हैं तो आप को टारगेट किसी भी मुल्क से बैठ के किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी डायरेक्टर FIA हमारे साथ थे शाहिद हसन साहब। आपने खबर पर अब हम बात करते हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान राजपूत हमारे साथ हैं जो इस पूरी खबर को कवर करते रहे हैं और सारी तफसीलात उन्होंने ही फराहम की। कामरान, किस तरह से चल रहा था ये बिजनेस, और अगर नॉर्वे इतला ना देता इस जुर्म की खबर भी नहीं होती यहाँ पर? जी नादिया, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी ही सूरत हाल है। FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उसमें अभी इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सके। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो FIA साइबर क्राइम सर्कल है पंजाब के लिए, उसको हेड कर रहे हैं एक डिप्टी डायरेक्टर, और वो डिप्टी डायरेक्टर ही पंजाब भर से आने वाली तमाम शिकायतों को मैनेज करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और FIA का जो सिस्टम है, या इसके साथ साथ अगर हम पुलिस की भी बात करें तो इनका सिस्टम है कि जब तक इनके पास एप्लीकेंट मौजूद ना हो तब तक ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अज खुद ये किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। साइबर क्राइम बिल जो पास किया गया उसके हवाले, उसमें भी इस हवाले से काफी सारी गुंजाइश मौजूद है कि उस पर काम किया जाए, क्योंकि FIA के पास जब तक कोई एप्लीकेंट नहीं जाएगा तब तक वो कार्रवाई नहीं करेगा। इस स्पेसिफिक केस में भी यही हुआ है कि नॉर्वे की एम्बेसी ने जब इन्हें लेटर लिखा है तब तो इन्होंने जरूर इसको ट्रेस आउट किया, उस शख्स को रंगे हाथों वहां से सरगोदा से गिरफ्तार किया गया, लाहौर लाया गया, अब उसका बाकायदा ट्रायल है। ताहम जो इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंटरनेट पर चल रहे हैं जिससे लोग इफेक्ट भी हो रहे हैं, उनके ऊपर FIA तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक उनके पास एप्लीकेंट मौजूद ना हो। आज खुद कामरान, ये तो बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। अभी डिप्टी डायरेक्टर FIA से भी बात हो रही थी कि हमारे यहाँ इंटरनेट कंटेंट को मॉनिटर करने की कोई सहूलियत मौजूद ही नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इसको मॉनिटरिंग कर रहा हो। दूसरी तरफ रिसोर्सेज का रोना अलग है। फिर जो आप बात कर रहे हैं कि कोई विक्टिम की फैमिली में से कोई जाए और जाकर रिपोर्ट उसको करे, ये मामला ऐसा है कि जिसमें तकलीफ अलग है और उसमें शर्मिंदगी अलग है, लोग सामने आते नहीं हैं। फिर इस मामले के अंदर जो मुलजिम है उसको पुलिस की पुष्टपनाही अलग हासिल है। तो ये अगर ये सारी चीजें मिलकर आप देखें तो फिर तो कोई सोल्यूशन नजर ही नहीं आता ना। जी नाजिया, इसमें अभी तक उस तरह सोल्यूशन नजर बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि FIA का दायरा कार महदूद है, साइबर क्राइम बिल का दायरा कार महदूद है। और अगर किसी स्पेसिफिक इलाके में कोई मुलजिम ऐसी कार्रवाई कर रहा है तो सबसे पहले जो उसका वास्ता पड़ता है, जिस तरह आपने बताया, पुलिस वालों से है। और यूजुअली जो हमारा मुख्तलिफ जगह पर पुलिस सिस्टम है वो सारे का सारा, अगर मैं कहूँ कि पोलिटिसाइज हो चुका है। लोकल लोगों को वहां पर प्रेशराइज उनको करते हैं, मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए पुलिस उस तरह कार्रवाइयां नहीं कर सकती, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है। कसूर का जो स्कैंडल है वो भी पुलिस के पास गया था। पुलिस पहले तो उस केस के बाद से मुसलसल इनकारी रही कि ऐसी कोई वीडियोस भी मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने जो केस कोर्ट में प्रेजेंट किया है उसमें भी उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि वीडियोस मौजूद हैं। पुलिस कोई वीडियोस प्रेजेंट करने में नाकाम रही। मुकम्मल तौर पर अगर हम कहें कि पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिसाइज है तो उसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि IG पंजाब जो मुश्ताक सुखेरा हैं वो 10 और IG रिटायर्ड होते हैं और 11 को CM के आर्डर्स पे उन्हें एडवाइजर लगा दिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट की इस्लाहात के लिए। हालांकि ये सवाल होना चाहिए कि अगर वो 3 साल के अरसे में जब IG रहे हैं तब वो इस्लाहात नहीं कर सके तो एडवाइजर बनके वो किस तरह इस्लाहात करेंगे। और जो एक्टिंग IG लगाया गया 3 के लिए लगाया जाता है, जबकि जो एक्स IG है उसे भी उसी CPU के अंदर जगह दे दी जाती है। तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा कोई चीज नहीं है और पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक इसी पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार है मुख्तलिफ मामलात में, इसलिए उनकी कारकर्दगी भी सिफर नजर आती है। ठीक है, एक तरफ जो पुलिस के मामलात हैं वो पॉलिटिसाइज हो रही है, सही तौर पर जो उसकी कारकर्दगी होनी चाहिए उस महकमे की वो हमें नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ एक और अहम मामला है और वो ये है कि वालिदैन को किस तरह से बताया जा सके या ये किस तरह से अवेयरनेस दी जा सके कि बच्चों को अपना ख्याल रखें। अब ये तो मामला ऐसा है कि हर वालिदैन चाहता है कि वो अपने बच्चों को तालीम दे, तालीम का झांसा देकर और बच्चों की इस तरह से नाजेबा फिल्में बनाया जाने का जो ये इंकशाफ हुआ है ये हौलनाक है। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं, हालात यही रहे, पुलिस वाले खुद इस कारोबार में मुलव्विस हो, सरपरस्ती करते रहें तो कौन अपने बच्चों को समर कैंप्स में अकेला भेजेगा। इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाएगी। इस तरह की तवातर से जो ये वाकयात सामने आ रहे हैं, वालिदैन की अवेयरनेस के लिए भी हुकूमत कुछ कर सकती है। जी डेफिनेटली हुकूमत को ही कुछ करना पड़ेगा। अगर हम वैसे बात करें तो ये बेसिकली कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, काम कर रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
ताहम जो इसमें से हुकूमत का किरदार है उसे बढ़ाना चाहिए। हुकूमत मुख्तलिफ तरीकों से वालदैन को अवेयर कर सकती है कि वो अपने बच्चों के साथ इस तरह का रिलेशन रखें कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल सामने आए तो वो फौरी उन्हें बताएं। और वालदैन को भी एतमाद करना पड़ेगा हुकूमत के ऊपर या इदारों के ऊपर कि अगर वो इस सिचुएशन में किसी इदारे के पास जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी, बल्कि वो जो इदारे हैं वो अपना काम करेंगे। इदारों को भी इस हवाले से बाख्तियार बनाना पड़ेगा। मुख्तलिफ जो साइबर क्राइम बिल की जो शिकें हैं उन्हें बेहतर बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया कामरान राजपूत। न्यूज़ हमारे साथ थे। इंतहाई हौलनाक और दिल दहलाना देने वाली ये खबर है। वालिदैन को खासतौर पर चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने बच्चों को एतमाद की एक फ़िज़ा कायम करें ताकि बच्चा अपने वालिदैन से सब कुछ कह सके, और बच्चों पर गहरी नज़र भी रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? Radical Islamic terrorists determined